सर कुछ स्पेकुलेशंस हैं, मैं थोड़ा सा वो भी उस पर भी आपकी रहनुमाई चाहूँगा। पाकिस्तान सिर्फ सालसी का रोल है, कुछ मीडिएशन है, सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है पाकिस्तान, थोड़ा सा प्लीज़ उसको एलाबोरेट कर दीजिएगा मेरे नाजरीन के लिए। देखिए, बहुत सारी इस पे बहस चल रही है कि मीडिएट तो वो कर सकता है जिसके पास वो कैपेसिटी हो कि वो कोई सोल्यूशन अगर आ जाए तो उसकी गारंटी भी दे सके और एनफोर्स भी कर सके। जी, वो तो आज ईयू के किसी मुल्क के पास भी ऐसी कैपेसिटी नहीं, यूनाइटेड नेशन के पास ऐसी कैपेसिटी है, चाइना और रशिया के पास भी ऐसी कैपेसिटी है। तो पाकिस्तान के पास, जैसे मैंने पहले कहा, सबसे बड़ा एसेट इस वक्त ये है कि दोनों बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा एसेट है। तो पाकिस्तान की जो एफर्ट है, इसको आप मीडिएशन कह लें या फैसिलिटेशन कह लें, उसको स्ट्रिक्टली एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट में बांधने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जहां देयर वाज नथिंग वर्किंग और ये लग रहा था कि 2-3 घंटे बाद एक बड़ी मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने जा रही है दुनिया, ईरान के अंदर और नेबरहुड के अंदर, उस ब्रिंक से पाकिस्तान वापस लेके आया है इस कॉन्फ्लिक्ट। जी बिल्कुल ऐसे सर। तो आप इसका नाम कोई भी दे दें, उस अचीवमेंट को कोई भी डाइल्यूट नहीं कर सकते। सर यहाँ पर यह भी मैटर करता है कि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन, ऑब्वियसली निगोशिएशन टेबल है, मुज़ाकरात हैं, कुछ लो वाले मामलात होंगे। सर आपकी सोच में कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं कि जो अल्लाह ना करे कि डेडलॉक की जानिब जा सकते हैं, और कौन से ऐसे पॉइंट हैं कि जिनके ऊपर एग्री करना दोनों ममालिक या सारे स्टेक होल्डर्स के लिए फिजिबल होगा? वैसे तो बहुत ही टफ हैं आस्क्स दोनों साइड से, 15 पॉइंट यूएस के और 10 पॉइंट ईरान के। जी, और हर पॉइंट में एक ऐसा पोटेंशियल है कि वो स्टिकिंग पॉइंट बन जाए या वो स्पॉइल कर दे पूरे प्रोसेस को। लेकिन ये तो दोनों साइड्स को पता है कि ना उनके पूरे मनोवन पॉइंट माने जाने हैं ईरान के, ना ही यूएस के। तो जैसा कि इस तरह की सिचुएशंस में हमेशा होता है, अभी जब वो टेबल पे बैठेंगे दोनों साइड्स एक फॉल बैक पोजिशन भी लेके आएंगे, और उस फॉल बैक पोजीशन में जो 5 पॉइंट वो जो फॉरेन मिनिस्टर्स के फोरम से आए और उसको उसके साथ एक सपोर्ट हुई चाइना की भी और रशिया की भी, और इवन यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी कॉल करके उसको सपोर्ट किया। तो वहां से अगर डिस्कशन स्टार्ट होगी और वो एक फ्रेमवर्क बने बाद में एक्सट्रीम पोजीशंस को रिकंसाइल करने के लिए, तो ग्रेजुअली कोई एग्रीएबल पॉइंट्स विद इन द 15 एंड 10 चेंज करके या मनोवन, मेरा ख्याल है कि वो उन पे काम होगा आगे जाके। सर यहाँ पर एक और फैक्टर बड़ा मैटर करता है, वो रिसेंटली जो नई ग्रुपिंग्स हमें देखने को आए, नए एलाइज देखने में सामने आए, उसमें सर चीज़ें नॉर्मलाइज होती, गल्फ कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, ये चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए कितना टाइम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर इसी फर्स्ट फेज़ के अंदर हमें कोई अच्छी खबर इंशाल्लाह सुनने को मिलती है, सीज़ फायर लंबा हो जाता है या परमानेंट हो जाता है, तो चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई इस खित्ते की कब तक देख रहे हैं? देखिए, पूरी दुनिया में सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक ग्लोबल रीसेट भी होना है और एक रीजनल रीसेट भी होना है, वो बहुत तेजी से नहीं होगा। देयर वाज अ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन द रीजन जो कि इवॉल्व हुआ तकरीबन 40 साल में। देयर वाज ये जो एक प्रेजेंस थी यूएस की और उनके एलाइज की क्रॉस द मिडिल ईस्ट, और वो जिस थ्रेट विजुअलाइजेशन के अगेंस्ट थी, वो थ्रेट भी अभी कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो अब इसको ये कहाँ जाके कैसे सेटल होगा, इसके बारे में कोई बहुत आसान नहीं है पेशगोई करना। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बड़ी बड़ी चीजें सेटल तब होंगी जब ईरान और जीसीसी कंट्रीज दूसरी तरफ कुछ तय कर लेंगे कि उन्होंने अपने बाहमी तल्लुकात को आगे कैसे लेके चलना है। और जो माजी में उनके वो इश्यूज रहे हैं जिन्होंने उनके ताल्लुकात खराब किए, उनके ऊपर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। ईरान के ऊपर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं जीसीसी कंट्रीज को जी, ईरान को भी हैं बहुत तहफ़्फ़ुज़ात दूसरी तरफ। तो अगर ये कोई रीसेट जल्दी कर पाए तो बाकी चीज़ें उसमें फिर बड़ी आसानी से सेटल होने का चांस है। लेकिन ये ममालिक अगर उसी एनवायरनमेंट में रहे जो 1979 से चल रही है,
फिर इवन अनदर कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। फेयर इनफ। सर एक बड़ा सादा सा सवाल लेकिन वाइडली डिस्कस्ड सवाल, क्या मैं ये कहने में आई एम ओके टू से दैट कि पिछले साल से आज तक पाकिस्तान सिर्फ इस खित्ते के नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभर रहा है? या अ ग्रेट ईयर फॉर पाकिस्तान। ग्रेट ईयर। बहुत सारे जियो स्ट्रेटजी के एनालिस्ट जो हैं जियो पॉलिटिक्स के, पिछले चंद सालों में जो किताबें आई हैं उसमें वो पाकिस्तान को रेफर करते हैं एज अ जिपर स्टेट, स्टेट व्हिच जिप्स टुगेदर, जो सेंट्रल एशियन रीजन है, रशियन फेडरेशन है, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, चाइना है। तो पाकिस्तान की वो जो जियोग्राफिकल लोकेशन जो हमेशा से एक एसेट रहा, लेकिन हमारे यहाँ अपने ओपिनियंस भी रहे कि वो एसेट भी एक लायबिलिटी बहुत जगहों पे बन गया। वो मेरा ख्याल है कि अभी बड़े ही तेजी से उभर कर सामने आ रहा है और पाकिस्तान की रेलेवेंस जो मस्बत है और दुनिया के साथ जिस तरह से मजबूत हुई है पिछले एक साल में, शायद इससे पहले कोई ऐसा साल नहीं गुजरा। और अगर वो चाइना और यूएस को एंगेज कराने वाला साल भी लिया जाए तो उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी नेटवर्क नहीं थी, हम एक ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट उस तरह की में नहीं रह रहे थे जिस तरह आज है। तो वो तो बहुत सालों बाद लोगों को पता चला कि पाकिस्तान ने किया क्या है इंटरनेशनल अरीना में, अदर देन द फ्यू गवर्नमेंट्स। तो ये तो मिनट बाय मिनट बिलियंस ऑफ पीपल आर फॉलोइंग पाकिस्तान कर क्या रहा है। सर मैं हमेशा से कहा करता हूं कि दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा मुद्दा मेरा मुल्क है, पाकिस्तान है, कि मुझे ये देखना होता है कि पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये सर सवाल थोड़ा सा अजीबोगरीब नौयत का भी है लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए पूछने की। सर इन चीज़ों को मटेरियलाइज हम कैसे कर सकेंगे? हमारे बहुत सारे इकनॉमिक कंडीशंस भी हैं, आर वी एबल कि हम इन डेज टू कम इनको चैनलाइज करके हालातों वाक़यात बेहतर कर सकें? एक जो नया तशख़्ख़ुस मिला पाकिस्तान को पूरी दुनिया में, हम इसको मटेरियलाइज कर सकेंगे सर? देखिए ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि पॉजिटिव रेलेवेंस विद द इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा एसेट है जी, वो ट्रूली एसेट है। उसका फिर इकोनॉमिक डिविडेंड भी होगा, उसका पॉलिटिकल डिविडेंड भी होगा, डिप्लोमेटिक डिविडेंड, स्ट्रेटेजिक डिविडेंड भी होगा। आपकी आर्म फोर्सेस को भी बहुत फैसिलिटेशन मिलेगी। अच्छा, अब बात यह है कि उस पर कैपिटलाइज कैसे किया जा सकता है जी। वो एक बड़ा ही कम्प्रीहेंसिव, आई एम श्योर जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉरेन ऑफिस, जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, गवर्नमेंट है, वो द मोमेंट दिस प्रोसेस, ये अभी जिसमें वो डे एंड नाइट बिजी हैं, इससे टाइम निकलता है और कुछ लोग उस पर काम कर भी रहे होंगे कि अपनी अगर कोई लेवरेजेस बनेगी नहीं तो उनको आगे जाके कैसे इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर बहुत सोचो विचार करेंगे और बोथ इंटरनल पॉलिसीज और एक्सटर्नल पॉलिसीज को रिव्यू करके जहां भी कोर्स करेक्शन की जरूरत है वो सामने लेके आएंगे ताकि इस एसेट को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफाद में इस्तेमाल किया जा सके आगे जाकर। सर जहाँ पर इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहीं पर कुछ स्पॉयलर्स भी हैं। मैं रात से इंटरनेशनल मीडिया, ऑब्वियसली पूरी दुनिया का मीडिया जो है वही रिपोर्ट ही ये कर रहा है, लेकिन एक स्पॉयलर में नाम लिए बगैर ही चले सवाल पूछ लेता हूँ। एक स्पॉयलर की तो सर अभी तक काफ़ी सारी अटैम्प्ट्स हैं कि किसी तरह से इन मुज़ाकरात के कोई इस तरह की शिक रख दी जाए, कोई इस तरह की हरकत कर दी जाए कि ईरान को अनॉय किया जाए या उधर से अमेरिका को एक बार फिर से साथ लगाकर कुछ ना कुछ टैविएट करने या ऑफ ट्रैक करने की कोशिश की जाए। वो स्पॉयलर सर हमें इन डेज टू कम भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आइंदा दिनों के अंदर भी स्पॉयलर्स अपनी हरकतें जारी रखेंगे? आई थिंक उनकी इन हरकतों का यूएस ने काफी कॉस्ट पे कर ली है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी काफी पे कर ली है। तो मेरा ख्याल है कि आप वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे उनकी ख्वाहिशात को आने वाले दिनों और हफ्तों में, एंड इस प्रोसेस को उस तरह डिरेल नहीं करने देंगे। सर मैं आज ही देख रहा था कि सेनेटर जॉन केरी के उनके शायद मैं देख रहा था कि पिछले 3 प्रेसिडेंट्स के सामने वो स्पॉइलर प्रेजेंटेशंस जाके देता रहा कि जनाब अटैक किया जाए, अटैक किया जाए, अटैक किया जाए, और तब किसी ने नहीं किया और इवेंचुअली हालातों वाक़यात फिर वो इस नेज पे लेके आ गए थे कि ये अटैक भी हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया का हमने देखा कि अमन जो है वो ख़तरे में पड़ा। इकनॉमिक वॉर तो पूरी दुनिया की छिड़ गई थी, इकॉनमी तो पूरी दुनिया की मुतासिर हो रही थी। जी ये तो सब ने भी सुन लिया कि प्रेसिडेंट ओबामा को भी बहुत कन्विंस करने की कोशिश की इजराइल ने और प्रेसिडेंट बाइडेन को भी जी, और प्रेसिडेंट ट्रंप अगर इस रास्ते पे चले
तो ये उम्मीद की जा सकती है कि नॉट ओनली प्रेसिडेंट ट्रम्प, हिज टीम एंड यूएस हैज लर्नड अ लेसन इन द प्रोसेस। जो पॉलिटिकल कॉस्ट डोमेस्टिकली पे करनी पड़ रही है, 13-14% पे उनके अप्रूवल रेटिंग्स हैं, 90% अमेरिकन आर अपोज टू दिस वॉर। ये बहुत बड़ी कॉस्ट है उनके लिए। तो वो इससे जरूर वो लेसन सीखेंगे। और ये एक सॉर्ट ऑफ ब्लैंक चेक था इजराइल के पास, उसमें बड़ी लिमिटेशंस और बड़ी कंडीशंस आगे आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। क्योंकि जो इजराइल का नैरेटिव था यूएस में, ना सिर्फ वही बल्कि ईयू में और आप कह लें उनके जो क्लोजर एलाइज थे ईयू की पेरिफेरी में, जी, वो नैरेटिव अब वो नहीं रहा जो इस जंग से पहले था।